आज की क्लास में हम मुख्य रूप से चार राजवंश पढ़ने वाले हैं। पहला है गंग राजवंश, फिर छिंदक नागवंश और उसके बाद फड़िंग नागवंश और आखिरी में पढ़ेंगे बाण वंश। उसके बाद हमारा कलचुरी कल चालू होगा और 2 क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम मुख्य रूप से गंग राजवंश और छिंदक नागवंश से जो है लगभग, क्योंकि बस्तर के आसपास के क्षेत्र में है तो पूरा तात्विक चीजों से ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता रहता है। तो चलिए चालू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं गंग वंश। तो गंग वंश का शासन छत्तीसगढ़ के बस्तर के आसपास के क्षेत्रों में कब रहा, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ अभिलेखों से हमको ये जानकारी मिलती है कि जगन्नाथपुरी से आकर बाल सूर्य नामक नगर बसाया था गंग राजवंश ने। यानी गंग राजवंश के द्वारा जगन्नाथपुरी से आकर यानी उड़ीसा से आकर एक बाल सूर्य नामक नगर बसाया और यही बाल सूर्य नगर जो है वही बारसूर कहलाया। ठीक है, यानी बाल सूर्य का ही नाम आगे चलकर बारसूर हुआ। तो अगर हम देखें तो जो दंतेश्वरी मंदिर में स्थित नारायण गुड़ी का गरुड़ स्तंभ, जो नारायण दंतेश्वरी मंदिर में वर्तमान में स्थित है नारायण गुड़ी का जो है गरुड़ स्तंभ, वो भी गंग राजाओं ने ही लाया था और वो अभी दंतेश्वरी मंदिर में स्थित है। इसके अलावा पेदम्मा मंदिर या पेदम्बा मंदिर जहां पर दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित है, ये भी मंदिर बारसूर में है जिसकी स्थापना गंग राजाओं ने ही की थी। इसके अलावा माणिकेश्वरी की प्रतिमा, तो जो माणिकेश्वरी की प्रतिमा थी वो भी लेके आए थे गंग राजा और इसी माणिकेश्वरी की प्रतिमा को ही आगे चलकर अन्नम देव ने दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित किया था। तो ये माणिकेश्वरी की प्रतिमा भी लेकर आए थे गंग वंश के राजा। और इसके अलावा मामा भांजा मंदिर का निर्माण भी गंग राजा ने करवाया था। इसके बारे में मैंने YouTube में एक डिटेल वीडियो डाला था कि बारसूर में जो जो स्थापत्य के क्षेत्र में काम हुए हैं उसमें कौन कौन काम क्या क्या किया है। तो वो वीडियो जो है मैं इसी जो हमारी आज की क्लास के वीडियो के आखिरी में मैं ऐड करूंगा, जिसमें आप देख लीजिएगा कि पूरी स्टोरी क्या है मामा भांजा मंदिर बनने के पीछे। तो वो सब आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सी बुक में, जैसे कोचिंग क्लास की बुक देखेंगे तो आप मामा भांजा मंदिर को छिंदक नागवंश के शासन में लिखा हुआ बताया गया, यानी छिंदक नागवंशी राजाओं ने मामा भांजा मंदिर बनवाया था। तो मामा उसमें आप सुधार कीजिएगा और मामा भांजा मंदिर जो है उसमें आप देखिएगा वो गंग राजाओं ने करवाया था। ठीक है, आप गवर्नमेंट की ही साइट में जाकर देख लीजिएगा या गवर्नमेंट के पॉम्पलेट आते हैं पर्यटन से संबंधित, तो उसमें बारसूर सर्च करके देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि गंग राजाओं के द्वारा मामा भांजा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? तो ये आप ये देख लीजिएगा, डिटेल वीडियो बारसूर के बारे में आखिरी में जोड़ूंगा। इसके बाद बस इस वंश के बारे में यही जानकारी है। इसके बाद हम देखते हैं छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश जो है 1023 से 1324 ईस्वी के आसपास इसका शासन रहा है। अगर हम देखें तो इसके संस्थापक जो है छिंदक नागवंश के, उनका नाम है नृपति भूषण या इन्हें क्षिति भूषण भी कहा जाता है, क्योंकि हमको छिंदक नागवंश का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है एर्राकोट अभिलेख। तो एर्राकोट अभिलेख जो तेलुगु लिपि में है, तो एर्राकोट अभिलेख का ना ऊपर का हिस्सा जो है वो टूट गया है, यानी वहां पे जो ये नाम लिखा हुआ है वो स्पष्ट नहीं है। तो कोई इतिहासकार इस नाम को जो आधा टूटा हुआ मिला है तो उसको नृपति भूषण बोलते हैं, तो कई इतिहासकार इसको क्षिति भूषण बोलते हैं। तो दोनों एक ही है, क्योंकि एर्राकोट अभिलेख का जो मिला हमको ऊपर के साथ टूट गया है तो ये नाम स्पष्ट ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। ठीक है, इसलिए नृपति भूषण या क्षिति भूषण दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो राजेंद्र चोल थे, चोल वंश के शासक, वो जो है नृपति भूषण के साथ मिलकर आक्रमण किए थे बस्तर के क्षेत्र में, लेकिन उस समय बस्तर का राजा कौन था ये हमको स्पष्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये राजेंद्र चोल के साथ मिलकर आक्रमण किए थे बस्तर के क्षेत्र में, लेकिन कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो नृपति भूषण है उन पर चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। वो भी स्पष्ट नहीं है कि राजेंद्र चोल इनके साथ मिलकर आक्रमण किए थे या राजेंद्र चोल इन पर आक्रमण किए थे, ये भी इतिहासकारों को स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। इसके अलावा जो छिंदक नागवंश है उसकी राजधानी थी चक्रकोट या चक्रकोट्टा, यानी चक्रकोट या चक्रकोट्टा, ये राजधानी थी किसकी? छिंदक नागवंशी शासकों की।
अब नृपति भूषण के बाद शासक बनते जगदेव भूषण धारावर्ष। इनका नाम है जगदेव भूषण धारावर्ष, जिनकी पत्नी का नाम है गुंड महादेवी। ठीक है, यही सोमेश्वर देव की माता थी, तो गुंड महादेवी धारावर्ष की वाइफ का नाम है। लेकिन यहाँ पर हमको ये नहीं पता चल पाया कि नृपति भूषण का संबंध धारावर्ष से क्या था, उनके बेटे थे, भाई थे, क्या थे, वो स्पष्ट जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब जगदेव भूषण धारावर्ष के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके सामंत या इनके महामंडलेश्वर, जगदेव भूषण यानी धारावर्ष के सामंत या उनके महामंडलेश्वर, ये सामंत या महामंडलेश्वर एक पद था, वो थे चंद्रादित्य। यानी चंद्रादित्य जो थे वो धारावर्ष के महामंडलेश्वर या सामंत थे। तो अब चंद्रादित्य क्या किए, चंद्रादित्य ने यहाँ पर जो है बारसूर में चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि एक शिव मंदिर है। ठीक है, तो यह आप बोल सकते हैं चंद्रादित्येश्वर मंदिर के निर्माण कराने के लिए ही चंद्रादित्य ने अपने हिस्से में आने वाले गांव को दान में भी दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण चंद्रादित्य ने करवाया था किसके शासनकाल में, धारावर्ष के शासनकाल में, जो कि एक शिव मंदिर है। चंद्रादित्य ने एक सरोवर का निर्माण भी बारसूर में कराया था, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो चंद्रादित्येश्वर मंदिर चंद्रादित्य के नाम पर है, जो कि एक शिव मंदिर है, और इन्होंने एक गांव भी दान दिए थे इस मंदिर को निर्माण कराने के लिए। इसके अलावा धारावर्ष के नाम पर जो है एक गांव आज भी प्रचलित है, धाराऊर। धाराऊर गांव जो बस्तर में है वो आज भी प्रचलित है धारावर्ष के नाम पर। इसके अलावा धारावर्ष की मृत्यु के बाद मधुरांतक देव ने कब्जा किया था। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है, जब धारावर्ष का शासनकाल चल रहा था तो एक मधुरांतक देव नाम का व्यक्ति किस वंश से संबंधित है ये नहीं पता चलता। उसको ऐसा बोला जाता है कि नाग वंश के समय एक और शाखा बस्तर में चल रही थी, तो उसका मधुरांतक देव उसके प्रमुख थे। तो मधुरांतक देव और धारावर्ष के मध्य युद्ध होता है, और जब ये युद्ध होता है तो जो चक्रकोट का शासन है वो दो भागों में बढ़ जाता है। इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम को वहां पर आधार मानकर जो है मुख्य रूप से चक्रकोट का शासन दो भागों में बढ़ जाता है धारावर्ष के समय ही। तो यहाँ पर जो है मधुरांतक देव जो है वो मधुर मंडल के शासक बनते हैं, जिसके या इस मधुर मंडल को भ्रमरकोट के नाम से भी जाना जाता था, जो नारंगी नदी के पास स्थित था, और इसकी राजधानी जो थी वो थी राजपुर। यानी मधुरांतक देव का शासन मधुर मंडल में था और मधुर मंडल की राजधानी थी राजपुर, और मधुर मंडल को ही भ्रमरकोट के नाम से भी जाना जाता था। और धारावर्ष का शासन जो था वो चक्रकोट्टय मंडल में था, और चक्रकोट्टय मंडल की राजधानी बनाई गई थी कुरुसपाल को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि धारावर्ष के समय ही बस्तर का जो क्षेत्र था दो भागों में बटा था। एक भाग था मधुर मंडल और एक भाग था चक्रकोट्टय मंडल। मधुर मंडल मधुरांतक देव के पास था, चक्रकोट्टय मंडल धारावर्ष के पास था। ठीक है, और मधुर मंडल की राजधानी राजपुर थी, यानी भ्रमरकोट की राजधानी राजपुर थी, और चक्रकोट की राजधानी कुरुसपाल थी। अब यहाँ पर क्या होता है, मधुरांतक देव ने जो है अब यहाँ पर शासन खत्म हो जाता है। किसका शासन खत्म हो रहा है, यहाँ पर धारावर्ष की मृत्यु होती है 1060 ईस्वी के आसपास धारावर्ष की मृत्यु होती है। उसके बाद जो मधुरांतक देव का शासन केवल और केवल कहां पर था, मधुरांतक देव का शासन जो अभी केवल मधुर मंडल में था, लेकिन धारावर्ष की जैसे मृत्यु होती है मधुरांतक देव क्या करते हैं, चक्रकोट वाला हिस्सा जो धारावर्ष के अधीन था उसको भी हड़प लेते हैं। तो मधुरांतक देव क्या करते हैं, नर बलि हेतु गांव को दान में देते हैं। मधुरांतक देव का एक ताम्रपत्र हमको मिला है राजपुर से, उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो नर बलि प्रथा के लिए कुछ गांव को दान में दिया है। तो आगे चलकर हम मेरिया विद्रोह जब पढ़ते हैं हमको याद होगा नरबली प्रथा वाला था। तो नरबली प्रथा का उल्लेख यहाँ पर मिलता है मधुरांतक देव के राजपुर ताम्रपत्र में, जिसमें यह बताया गया है कि उन्होंने नरबली के लिए गांव को दान में दिया था। इसके बाद क्या होता है कि मधुरांतक देव और चोल शासन, चोल और चालुक्य का झगड़ा चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है चोल और चालुक्य की। तो जो चोल वंश के शासक रहते हैं उनका सपोर्ट करते हैं मधुरांतक देव, और यहाँ पर धारावर्ष के बेटे जो सोमेश्वर देव रहते हैं वो मदद करते हैं कल्याणी के चालुक्य को। यानी चोल और चालुक्य का यहाँ पर लड़ाई चलता रहता है। तो चोल का साथ देते हैं मधुरांतक देव और सोमेश्वर देव साथ देते हैं कल्याणी के चालुक्य का। तो यहाँ पर जो है चालुक्य हरा देते हैं चोल को,
और मधुरांतक देव इस युद्ध में मर जाते हैं, यानी मधुरांतक देव की हत्या कर देते हैं सोमेश्वर देव। तो यहाँ पर क्या होता है, अब सोमेश्वर देव के पास पूरा शासन चला जाता है, यानी चक्रकोट और भ्रमरकोट जो अलग अलग हो गया था धारावर्ष के समय, सोमेश्वर देव ने पुनः उस क्षेत्र में अपना हिस्सेदारी पा ली। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जो मधुर मंडल यानी मधुरांतक देव का ध्वज होता था उसमें ऐरावत और कमल का फूल, ऐरावत यानी इंद्र के वाहन हाथी, तो ऐरावत और कमल के फूल का चिन्ह होता था मधुर मंडल के ध्वज में, और चक्रकोट्य मंडल का जो ध्वज था उसमें सर्प, बाघ और बाघ शावक का चिन्ह होता था। एक तरफ सर्प बनता था यानी नाग का चिन्ह, और दूसरी तरफ बाघ और बाघ शावक यानी बाघ के बच्चों का। तो यहाँ पर जो है ये दो तरीके के ध्वज आ गए थे। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है मधुरांतक देव को हराकर सोमेश्वर देव पुनः अब जो है पूरे चक्रकोट के शासक बनते हैं। तो सोमेश्वर देव जो है यहाँ पर शासक बनते हैं, सोमेश्वर देव प्रथम। अब यहाँ पर हम जो है किसी का भी सन नहीं लिख रहे हैं, यानी कार्यकाल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो स्पष्ट हमारे पास जानकारी नहीं है, तो उसको याद करने का भी कोई विषय नहीं है, आप बस क्रम याद कीजिए। तो सोमेश्वर देव जो है यहाँ पर सोमेश्वर देव का अभिलेख मिला है कुरुषपाल अभिलेख। तो कुरुषपाल अभिलेख में सोमेश्वर देव की उपाधि है महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। तो सोमेश्वर देव की उपाधि हमको मिलती है महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। और यहाँ पर जो है आपको एक चीज और याद रखना, जितने भी छिंदक नागवंशी शासक हुए सब अपने अभिलेखों में अपने आप को भोगवतीपुरी का स्वामी भी बोलते थे। तो भोगवतीपुरी का स्वामी सभी छिंदक नागवंशी शासकों ने अपने अभिलेखों में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी उपाधि थी महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। अब देखते सोमेश्वर देव जो थे छिंदक नागवंश के सबसे पराक्रमी शासक जो थे वो सोमेश्वर देव थे। सोमेश्वर देव के बाद सोमेश्वर देव ने कौन कौन से क्षेत्र जीते वो देख लेते हैं। तो सोमेश्वर देव ने उड्र में आक्रमण करके उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों को जीता था। उड्र उड़ीसा का पुराना नाम है। इसके अलावा सोमेश्वर देव ने वेंगी में आक्रमण किया था। वेंगी कौन सा क्षेत्र है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र को वेंगी बोलते थे। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र वेंगी। लेमड़ा में आक्रमण किया था। लेमड़ा जो है छत्तीसगढ़ का लवन वाला क्षेत्र जो है वो लेमड़ा उस समय बोला जाता था। रतनपुर में सोमेश्वर देव ने आक्रमण किया था, आगे हम पढ़ेंगे इसको। उस समय रतनपुर यानी कौशल भी आप बोल सकते हो। भद्रपत्तन में आक्रमण किया था जो कि महाराष्ट्र का भांडक क्षेत्र है। भद्रपत्तन उस पर आक्रमण किया था सोमेश्वर देव ने। वज्र पर आक्रमण किया था। वज्र यानी महाराष्ट्र के वैरागढ़ को वज्र बोलते थे, वहां आक्रमण किया था। लंजी के क्षेत्र में आक्रमण किया था। लंजी यानी बालाघाट का क्षेत्र। तो ये क्षेत्रों में आक्रमण किया था किसने, हमारे सोमेश्वर देव ने। अब सोमेश्वर देव ने कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव प्रथम पर भी आक्रमण किया था। यहाँ पर हमने पढ़ा है रतनपुर पे आक्रमण, तो यहाँ पर सोमेश्वर देव ने आक्रमण किया था पृथ्वीदेव प्रथम पर। तो पृथ्वीदेव प्रथम इस आक्रमण में हार जाते हैं, यानी सोमेश्वर देव जीत जाते हैं। और इसके एवज में सोमेश्वर देव यहाँ से जो रतनपुर और कौशल के क्षेत्र से 6,96,000 ग्रामों को जीतते हैं। 6,96,000, कहीं कहीं बुक में 6,96,000 लिखा है, वो 6,96,000 है। ठीक है, तो 6,96,000 ग्रामों को जीतते हैं सोमेश्वर देव प्रथम, यानी पृथ्वीदेव प्रथम पर आक्रमण करके वो इतने क्षेत्रों में कब्जा कर लेते हैं 6,96,000 ग्रामों पर। ठीक है, इसके बाद जो है आपको इसी का बदला पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जाजल्य देव प्रथम लेते हैं और वो सोमेश्वर देव को हराते हैं और अपने जो क्षेत्र रहते हैं उसको वापस जीत लेते हैं। अब यहाँ पर गुंड महादेवी का नारायणपुर अभिलेख, गुंड महादेवी का नारायणपुर अभिलेख, जो कि गुंड महादेवी कौन है, सोमेश्वर देव की माता है। और मासक देवी का दंतेवाड़ा अभिलेख, मासक देवी कौन है, सोमेश्वर देव की बहन है। तो सोमेश्वर देव की बहन मासक देवी जो कि एक विदुषी महिला उस समय मानी जाती थी, और गुंड महादेवी का नारायणपुर अभिलेख, ये दोनों से हमको ये जानकारी मिलती है कि कलचुरी वंश के शासक जाजल देव प्रथम ने आक्रमण किया था सोमेश्वर देव प्रथम पर, और सोमेश्वर देव प्रथम की सारी सेना मर गई थी, यहाँ पर मार दिए थे जाजल देव प्रथम ने। और सोमेश्वर देव के मंत्री, रानी और सोमेश्वर देव को उन्होंने कैद कर लिया था। तो आपको याद रखना है कि ये पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जानकारी हमको गुंड महादेवी के नारायणपुर अभिलेख और मासक देवी के दंतेवाड़ा अभिलेख से मिलती है कि इन पर आक्रमण जाजल देव ने सोमेश्वर देव पर आक्रमण किया था, उनको कैद कर लिया था, और कैद करने के बाद मतलब उनके मंत्री को भी कैद किया था और उनके
रानियों को भी कैद किया था। अब सोमेश्वर देव को जब उन्होंने कैद कर लिया तो गुंड महादेवी ने निवेदन किया था जाजल देव प्रथम से, जो कि सोमेश्वर देव की माता थी, कि गुंड महादेवी ने जाजल देव से निवेदन किया कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए, तो जाजल देव ने सोमेश्वर देव प्रथम को छोड़ दिया था। तो ये जानकारी भी हमको गुंड महादेवी के नारायणपुर अभिलेख और मासक देवी के दंतेवाड़ा अभिलेख से मिलती है कि जाजल देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को कैद किया और बाद में सोमेश्वर देव को छोड़ दिया, क्योंकि गुंड महादेवी ने उनसे निवेदन किया था। ठीक है। इसके अलावा सोमेश्वर देव की एक पत्नी थी जिसका नाम था गंगा महादेवी। सोमेश्वर देव की पत्नी एक्चुअल में दो थी, उसमें से एक का नाम था गंगा महादेवी। गंगा महादेवी ने जो है यहाँ पर कुछ चीजों का निर्माण करवाया था, वो देख लेते हैं। तो गंगा महादेवी ने बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा गुड़ी या शिव वीर सोमेश्वर मंदिर, तीनों एक ही है, बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा गुड़ी, शिव वीर सोमेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो यहाँ पर जो शिलालेख हमको मिला वहां पर 1030 ईस्वी लिखा है, लेकिन अगर हम ये देखें तो 1030 ईस्वी यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर धारावर्ष की मृत्यु 1060 में हो रही है। धारावर्ष के बाद मधुरांतक देव 1065 में उनका राजपुर अभिलेख मिला है, ताम्रपत्र मिला है, उस समय वही राजा थे। तो उसके बाद सोमेश्वर देव शासक बन रहे हैं, तो सोमेश्वर देव शासक बन रहे हैं तो 1030 ईस्वी गंगा महादेवी को सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन अभिलेख में ऐसा लिखा है, तो इतिहासकार ये नहीं समझ पाए हैं कि जो वो कौन से संवत का प्रयोग हुआ है उसमें, जिससे वो इस तिथि को सेटिस्फाइड कर पाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन 1030 लिखा हुआ है वहां पर, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। कौन सा संवत है ये नहीं पता चल पा रहा है। 1030 लिखा है, इसलिए हम 1030 यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस सोमेश्वर देव की वाइफ गंगा महादेवी ने बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा गुड़ी या शिव सोमेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। तो बत्तीसा मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव की वाइफ गंगा महादेवी ने करवाया था। इसके अलावा जो है बत्तीसा मंदिर में ही ग्रेनाइट के नंदी हैं, यानी बत्तीसा मंदिर के सामने ही जो है ग्रेनाइट के, वहां पे एक्चुअल में 2 मंदिर है, उन दोनों मंदिरों के सामने ग्रेनाइट के नंदी बने हुए हैं। क्योंकि शिव मंदिर है तो नंदी उनके सामने रहेंगे। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि नंदी की प्रतिमा कहां पर, ग्रेनाइट के नंदी की प्रतिमा कहां प्रचलित है, तो बत्तीसा मंदिर जो कि बारसूर में है। इसके अलावा इस मंदिर की दीवारों में जो है गणेश जी की आकृति भी बनी हुई है। डिटेल में मैं जो आखिरी में वीडियो जोड़ूंगा बारसूर वाला, उसमें देख लीजिएगा सबको। ठीक है। इसके अलावा जो है देवर्ली मंदिर का निर्माण भी सोमेश्वर देव के काल में हुआ है। देवर्ली मंदिर जिसको भांड देवर्ला मंदिर भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर जो है यहाँ पर चंद्रादित्येश्वर मंदिर को भी देवर्ली मंदिर बोला जाता है, ऐसा कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिलता है। तो लेकिन सोमेश्वर देव ने भी एक और देवर्ली मंदिर का निर्माण कराया है, जिसको भांड देवर्ला मंदिर बोलते हैं, ये भी बारसूर में है। इसके अलावा गुंड महादेवी की प्रेरणा, क्योंकि गुंड महादेवी विष्णु जी की बहुत बड़ी उपासक थी, तो उसकी प्रेरणा से क्या होता है, मतलब गुंड महादेवी की स्मृति में आप बोल सकते हो, उनसे सीख कर जो है सोमेश्वर देव के बेटे रहते हैं जिनका नाम रहता है कन्हर देव प्रथम। जब कन्हर देव प्रथम सोमेश्वर देव के बाद शासक बनते हैं तो वो क्या करते हैं, गुंड महादेवी की ही प्रेरणा से कन्हर देव प्रथम के शासन काल में नारायण पाल का विष्णु मंदिर बनाया जाता है। ठीक है। नारायण पाल का विष्णु मंदिर बस्तर जिला जगदलपुर के पास ही है। तो नारायण पाल का विष्णु मंदिर किसने निर्माण कराया, कन्हर देव प्रथम ने। तो कन्हर देव प्रथम किसकी प्रेरणा में, गुंड महादेवी की प्रेरणा में। तो कन्हर देव प्रथम के द्वारा नारायण पाल का विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कन्हर देव प्रथम के शासनकाल में ही, कन्हर देव प्रथम के शासनकाल में पृथ्वीदेव द्वितीय का आक्रमण हुआ था, किसके ऊपर, कन्हर देव प्रथम के ऊपर। तो आपको याद रखना है कलचुरियों का आक्रमण लगातार छिंदक नागवंशी शासकों पर हुआ है। तो यहाँ पर पृथ्वीदेव द्वितीय का आक्रमण हो रहा है कन्हर देव प्रथम पर, और कुछ क्षेत्रों को पृथ्वीदेव द्वितीय जीत भी जाते हैं। कन्हर देव जो है जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। इसके बाद जो है कुछ और शासक हुए, केवल नाम इंपॉर्टेंट है, कोई उनके बारे में जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो कन्हर देव प्रथम के बाद कन्हर देव द्वितीय शासक बनते हैं, सोमेश्वर द्वितीय शासक बनते हैं, नरसिंह देव, जय सिंह देव और हरिश्चंद्र देव। इनका भी जो क्रम हमको मिला है इतिहासकारों में, इसमें भी जो है मतभेद है कि कौन इसके ऊपर है। कई बुक में नरसिंह देव प्रथम को ऊपर, कन्हर देव द्वितीय को नीचे, इस तरीके से मिलता है। तो ये भी इतिहासकारों में मतभेद का विषय है कि इनका क्रम क्या है यहाँ से।
ठीक है, तो आपको पेपर में कभी भी क्रम नहीं पूछा जाएगा छिंदक नागवंश से, क्योंकि इतिहासकारों में मतभेद। आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा कि छिंदक नागवंशी शासक कौन कौन थे, आपको वो सुम्मिलित करना रहेगा 1 2 3 2 3 4 इस तरीके से। तो कन्हार देव द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय, नरसिंह देव, जयसिंह देव और हरिश्चंद्र देव। तो हरिश्चंद्र देव छिंदक नागवंश के अंतिम शासक थे। इनका एक अभिलेख मिलता है टेमरा सती अभिलेख। तो टेमरा सती अभिलेख जो है वो हरिश्चंद्र देव का है। ऐसा माना जाता है 1324 ईस्वी के आसपास अन्नम देव जो कि काकतीय वंश के शासक थे, वो आक्रमण करते हैं हरिश्चंद्र देव के ऊपर और इस क्षेत्र को जीत लेते हैं। तो 1324 में ये आक्रमण हो जाता है, लेकिन हरिश्चंद्र देव कुछ समय तक नाम मात्र के शासक बने रहते हैं। एक्चुअल सत्ता 1333 में स्थापित होती है। ठीक है, तो 1324 में ही हम डायरेक्ट पढ़ते हैं अन्नम देव का शासनकाल, लेकिन अन्नम देव के शासनकाल में एक अधीनस्थ के रूप में हरिश्चंद्र देव 1333 तक रहते ही हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हरिश्चंद्र देव को हराकर आप बोल सकते हैं काकतीय वंश की नींव रखते हैं, और काकतीय वंश जो है शासन हमने पढ़ा हुआ है जो बस्तर रियासत वाले में। अब यहां पर एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि वेदों में बस्तर का नाम क्या मिलता है, तो ये हमको कहीं भी उल्लेख नहीं मिला। कोई भी बुक, मैंने 6-7 बुक पढ़ी है इस विषय में, लेकिन कोई बुक में वेदों में बस्तर का नाम को उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि पेपर में आया हुआ और पेपर में जो आंसर लिया मैं आपको वो बता दे रहा हूं, ताकि आपको कभी रिपीट क्वेश्चन हो जाए तो आपको याद रहे। तो वेदों में बस्तर का नाम दक्षिक दिक लिखा हुआ है, दक्षिक दिक। ठीक है, लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ पाया इसको, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। तो वेदों में बस्तर का नाम दक्षिक दिक, ये आंसर लिया पेपर में, तो अगर प्री में आ रहा है तो आप इसको देख लीजिएगा। अभी जनसंपर्क अधिकारी में क्वेश्चन आया। तो यहां पर हमारा बस्तर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो हम बचे हुए दो राजवंश है, हमारा जो फड़िंग नागवंश और बाण वंश, वो वाला पार्ट देखते हैं, फिर आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो है मैं आपको फिर से बता दूं, बारसूर वाला जो है यूट्यूब में मैंने डाला था, वो वीडियो मैं इस वीडियो के आज की क्लास के आखिरी में जोड़ूंगा, उसको जरूर देखिएगा, उससे पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर है? तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कवर्धा के फड़िंग नागवंश को देखते हैं। कवर्धा का फड़िंग नागवंश 11वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास इनका शासन रहा है। इस वंश के संस्थापक के बारे में अहिराज माना जाता है कि इस वंश के संस्थापक है अहिराज, तो अहिराज लेकर ही चलेंगे। इस वंश के जो 6वें शासक है उनका नाम रहता है गोपाल देव। गोपाल देव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोपाल देव के शासन काल में ही जो है 1089 ईस्वी में 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था। भोरम देव गोंड जनजाति कैसे माना जाता है, उपास्य देव थे, जिसकी स्मृति में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि भोरम देव शिव का ही एक रूप है। भोरम देव मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गोपाल देव के समय जो है ये मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन गोपाल देव ने इस मंदिर का निर्माण कराया ये नहीं है। इनके शासन काल में, गोपाल देव के शासन काल में भोरम देव मंदिर बना है। भोरम देव मंदिर जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर और खजुराहो के मंदिर से साम्यता रखता है, जिस कारण भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ पर भोरम देव मंदिर में के मंडप में एक मूर्ति है जिसको दाढ़ी मूछ वाली योगी की मूर्ति मिली है। इस दाढ़ी मूछ वाली योगी की मूर्ति के में जो लिखा हुआ है उससे ये स्पष्ट होता है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण लक्ष्मण देव राय ने करवाया था, जो कि गोपाल देव के शासनकाल में थे। तो लक्ष्मण देव राय के द्वारा भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया है गोपाल देव के शासनकाल में, आपको याद रखना है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये दाढ़ी मूछ वाली योगी की मूर्ति से स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण देव राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये मंदिर जिससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैकल पर्वत श्रृंखला में ये मंदिर। दूसरा है कि कहां पे है, तो कवर्धा के ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में, कवर्धा के ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में ये मंदिर है। इसके बाद जो है एक शासक होते हैं रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि 1349 ईस्वी में 1349 ईस्वी में रामचंद्र देव ने जो है मड़वा महल का निर्माण करवाया था। मड़वा महल भी एक शिव मंदिर है जो कि खेतों के बीच प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मड़वा महल जो है भोरम देव से ही कुछ दूरी पर है, तो खेतों के बीच जो मंदिर मिला है वो है मड़वा महल, जो कि एक शिव मंदिर है। तो ऐसा माना जाता है कि जो रामचंद्र देव है उनका विवाह कलचुरी वंश की जो रानी थी अंबिका देवी उनसे भी हुआ था, जिसकी स्मृति में मड़वा महल का निर्माण हुआ था। कहीं हमको पता चलता है कि मड़वा महल में ही उनकी शादी हुई थी, तो ये इनकी शादी के स्मृति में आप ये मानकर चलिए मड़वा महल।
इसके अलावा कुछ दूरी पर ही छेरकी महल स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में छेरी की बास आती थी, यानी बकरियों की जो है स्मेल आती थी, जिस कारण इस महल को छेरकी महल बोला गया। वो भी एक शिव मंदिर है। तो ये मुख्य रूप से चरवाहों को समर्पित किया गया मंदिर है। ठीक है, इस वंश की एक शासक है मोडिंग देव। तो मोडिंग देव जो है, इतिहासकार को ये स्पष्ट नहीं कि छिंदक नागवंशी शासक है कि ये फड़िंग नागवंशी, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने इनको जो है मुख्य रूप से फड़िंग नागवंशी शासक का है। तो मोडिंग देव का के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मोडिंग देव को कलचुरी वंश के जो रामचंद्र थे, रायपुर के कलचुरी वंश के शासक रामचंद्र, तो ये रामचंद्र और ये रामचंद्र अलग अलग है ना। तो ये रायपुर के कलचुरी वंश के रामचंद्र जो थे, उन्होंने मोडिंग देव को हराया था। ठीक है, तो ये हमको जानकारी मिलती है रामचंद्र के अभिलेखों से। ठीक है, तो कई बुक में क्या लिख दिया, ब्रह्मदेव ने हराया था, लेकिन वो रामचंद्र ने हराया था। आप जो है दक्षिण कौशल के कलचुरी वाली बुक पढ़िए, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो रामचंद्र ने हराया था, जो कि रायपुर के कलचुरी वंश के थे। और इस वंश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में हमको जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगला हम देखते हैं कि बाण वंश का शासन 9वीं शताब्दी के आसपास जो था, बाण वंश का शासन था। बाण वंश के जो प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं वो है महामंडलेश्वर मल्लदेव। महामंडलेश्वर मल्लदेव जो है प्रमुख शासक संस्थापक माने जाते हैं। इसकी राजधानी जो थी वो पाली थी, पाली यानी कोरबा के क्षेत्र में। तो आपको पता है कि इस वंश के जो शासक थे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के द्वारा पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया है, और जिसका जीर्णोद्धार जो है कलचुरी वंश के शासक जाजल देव प्रथम ने करवाया था। और इस वंश से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो विक्रमादित्य ने कराया था, जो बाण वंश से थे। बाकी हम यहाँ पर जब कल की क्लास में आएंगे तो हम ये देखेंगे कि कैसे कलचुरियों ने बाण वंशी शासकों को हराया और अपनी सत्ता स्थापित की। वो पार्ट हम कल की क्लास में सेपरेट कवर करेंगे, पूरा कलचुरी वंश वाला। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मैं आपको जो बारसूर वाला वीडियो है इस क्लास के बाद जुड़ा हुआ रहेगा, वो जरूर देखिएगा, आपके लिए पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी प्री के लिए वीडियो सीरीज चल रही थी, उसमें हमने पर्यटन केंद्र वाली सीरीज चालू की थी, जिसमें अभी तक हमने छत्तीसगढ़ के 3 पर्यटन केंद्र या पुरातात्विक स्थलों को देख लिया है, जिसमें हमने रतनपुर, श्रीपुर और मल्हार को कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम जो है चौथे पर्यटन केंद्र जो है बारसूर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और कुछ जानकारी जो आपको पहले से पता होगी, कुछ आपको नई जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इससे पहले जो है मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हमारी CGPSC प्री 2020 के लिए एक टेस्ट सीरीज चालू की जा रही है, जो 1 नवंबर से चालू है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे आपको डिटेल दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो टेस्ट सीरीज कैसे ऑर्गेनाइज होगी, कौन कौन से टेस्ट होंगे, उसकी फीस 300 रुपीज है, वो पूरी डिटेल जो है आपको एक वीडियो मैंने कल बनाया, तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं बारसूर जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। यह छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बारसूर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर नल वंशी शासक भी राज शासन किए हैं। इसके अलावा हमारे जो उड़ीसा के गंग राजा वो भी शासन किए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो छिंदक नागवंशी शासक थे वो भी यहाँ पर शासन किए हैं। उसके बाद काकती वंश के शासकों द्वारा यहाँ पर शासन किया गया है। गंग राजाओं को हराया था, जो उड़ीसा के यानी उत्कल के गंग राजा थे उनको हराया था। छत्तीसगढ़ के जो छिंदक नागवंशी शासक थे, जो मुख्य रूप से चक्करकोट या बस्तर का छिंदक नागवंश पढ़ते हैं, उन शासकों ने हराया था इसको, जो उड़ीसा के गंग राजा थे। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासकों को हराया था काकती वंश के शासकों ने। ठीक है, जो अन्नम देव के कार्यकाल से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्योंकि हमको बारसूर पढ़ना है, तो बारसूर के बारे में आपको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि बारसूर जो है वो राजधानी रही थी, जो उड़ीसा के गंग राजा थे उनकी बारसूर एक राजधानी रही थी। ठीक है, जब उड़ीसा के गंग राजाओं को हराया था छिंदक नागवंशी शासकों ने, तो उन्होंने भी बारसूर को अपनी राजधानी बनाया था। जब छिंदक नागवंश के एक शासक हुए थे जिनका नाम था धारावर्ष, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया था, बारसूर को हटाकर जो है एक दूसरी राजधानी बनाई थी, जो थी तारलापाल।
ठीक है। तारलापाल जो थी वो बारसूर को हटा के राजधानी बनाई गई थी। एक छोटा सा गांव था जिसको वर्तमान में दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यानी बारसूर को राजधानी हटा के दंतेवाड़ा को राजधानी बनाया था धारावर्ष ने। लेकिन बाद में धारावर्ष के जो बेटे हुए थे सोमेश्वर देव, उन्होंने वापस बारसूर को भी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया बारसूर के बारे में कुछ प्राचीन जानकारी। अगर हम देखें तो बारसूर जो है वो इंद्रावती नदी के तट पर बसता है। इसका प्राचीन नाम बाणासुर या बालसूर्य भी रहा है। ठीक है, पुराणों में बाणासुर मिलता है, जबकि अभिलेखों में इसका नाम जो है बालसूर्य भी मिलता है, जो कि बारसूर का पुराना नाम ही है। ठीक है, अगर हम बारसूर जो है स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पेपर में अधिकतर जो है बारसूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फेमस है मामा भांजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर, ये सब पेपर में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बारसूर में स्थापत्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर देखें तो वो है मामा भांजा मंदिर। ठीक है, मामा भांजा मंदिर जो है इसका निर्माण जो है उड़ीसा के गंग राजाओं के द्वारा कराया गया था। उड़ीसा में गंग राजा थे, गंग वंश है, उनके द्वारा जो है मामा भांजा मंदिर का निर्माण बारसूर में करवाया गया था। इस मंदिर का नाम मामा भांजा क्यों पड़ा, इसके विषय में भी दो किंवदंती जो है प्रचलित है। पहली ये है कि यहाँ पर जो है जो गंग वंश के राजा हुआ करते थे वो जो है शिव के भक्त थे। ठीक है, तो वो जो है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक सपना देखा कि वो जो है एक दिन में एक शिव मंदिर का निर्माण कराएंगे। यानी एक ऐसा शिव मंदिर का निर्माण कराएंगे जिसका निर्माण कार्य एक दिन में ही पूर्ण हो जाए, ताकि उनके राजा की प्रसिद्धि भी चारों ओर फैले और उनके इस तत्परता को देख के शिव जी भी प्रसन्न हो। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, अपने उड़ीसा राज्य से दो शिल्पकारों को बुलवाया। वो शिल्पकार आपस में रिश्ते में मामा और भांजा लगते थे, तो उन शिल्पकारों ने जो है एक दिन में इस मंदिर का निर्माण कर दिया था। ठीक है, जिससे राजा प्रसन्न होकर जो है उन शिल्पकारों से प्रसन्न होकर इस मंदिर का नाम ही मामा भांजा नाम रख दिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला जो प्रचलित है। दूसरा एक और प्रचलित है कि जो यहाँ पर गंग वंश के राजा निवास करते थे, उनका एक भांजा हुआ करता था जो कि कला प्रेमी था। ठीक है, यानी वो कला के क्षेत्र में अच्छे अच्छे काम करता था। तो वो राजा से बिना पूछे इस क्षेत्र में एक मंदिर के निर्माण करने की योजना बना ली और शिल्पकारों को भी बुलवा लिया, जिससे राजा जो है काफी गुस्सा हो गए कि उनका भांजा उनसे बिना पूछे जो है एक मंदिर का निर्माण करवाने जा रहा है। तो दोनों के बीच जो है आपस में लड़ाई होती है। तो भांजा जो है वो गुस्से में आकर अपने जो गंग राजा थे वहां पर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन बाद में उस भांजे को ये एहसास होता है कि उन्होंने गलत किया है। इसी के लिए वो एक मंदिर का निर्माण करवाता है जो कि एक शिव मंदिर रहता है, और उस मंदिर के सबसे टॉप पर जो है जो अपने मामा की उसने हत्या की रहती है उसका जो है मूर्ति बनवाता है, जो वर्तमान में भी मौजूद है। ठीक है, फिर जब उस भांजे की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो वंशज रहे वो भांजे की भी वहां पर मूर्ति स्थापित किया राजा के पास ही। इसलिए इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है मामा भांजा मंदिर जो है गंग वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक शिव मंदिर, आपको याद रखना मामा भांजा मंदिर एक शिव मंदिर है। और तीसरा पॉइंट, इस मंदिर में तेलुगु शैली की ब्राह्मी लिपि में एक लेख मिला है जो 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, इस मंदिर में तेलुगु शैली की ब्राह्मी लिपि में एक लेख मिला है जो कि 13वीं शताब्दी के आसपास हमको मिला है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं जो यहाँ पर मंदिर प्रचलित है वो है बत्तीसा मंदिर। बत्तीसा मंदिर के और भी कुछ नाम है, बत्तीसा गुड़ी, और एक और नाम है जो आपको अभी तक मालूम नहीं होगा लेकिन आ सकता है, शिव वीर सोमेश्वर मंदिर। जब ये मंदिर बनाया गया था तो इस मंदिर का नाम था शिव वीर सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बत्तीसा मंदिर या बत्तीसा गुड़ी, क्योंकि यह मंदिर जो है 32 खंभों में स्थापित किया गया है। इसी के लिए जो है इस मंदिर को बत्तीसा मंदिर कहते हैं, जो कि एक शिव मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण जो है जो सोमेश्वर देव प्रथम थी, उनकी जो रानी जिसका नाम था गंग महादेवी, उनके द्वारा करवाया गया था 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में जो है राजा सोमेश्वर देव की पत्नी गंग महादेवी के द्वारा बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर जो है इस मंदिर के दोनों तरफ जो है एक एक शिव मंदिर स्थापित किया गया है, और उस मंदिर की दीवारों को या उस मंदिर के जस्ट सामने दो नंदी है, यानी दो नंदी जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई है जो कि इस मंदिर की ओर देख रही है। और मंदिर की दीवारों में गणेश जी की भी प्रतिमा वहां पर बनी हुई है।
इसके अलावा जो है यहाँ पर ये मंदिर जो है काफी ज्यादा प्राचीन है, जो कि उस समय थोड़ा सा ध्वस्त अवस्था में हमको मिला था, लेकिन इसका जो है वापस अभी इसको पुरातात्विक विभाग के द्वारा ठीक किया गया है। ठीक है, तो ये बत्तीसा मंदिर या बत्तीसा गुड़ी या श्री वीर सोमेश्वर मंदिर बोला जाए तो बत्तीसा मंदिर के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव की वाइफ गंग महादेवी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और उन्होंने अपने पति को ही समर्पित किया था मंदिर, इसलिए उसका नाम श्री वीर सोमेश्वर मंदिर रखा गया था। अगला जो है देवर्ली मंदिर या इसी को बोलते हैं भांड देवर्ला मंदिर। देवर्ली मंदिर या भांड देवर्ला मंदिर, आपके पेपर में से कितना क्वेश्चन आ सकता है, देवर्ली मंदिर कहाँ स्थित है या भांड देवर्ला मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी ध्वस्त अवस्था में हमको प्राप्त हुआ है। देवर्ली मंदिर जो है ये भी बारसूर में स्थित है, जो कि सोमेश्वर देव के काल में बना हुआ माना जाता है, और ये जो मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली में बना, उसकी विशेषता मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। यहाँ पर जो है मंदिर में कई मैथुन आकृतियां भी बनी हुई है। ठीक है, अगला जो मंदिर है वो है चंद्रादित्य मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। चंद्रादित्य मंदिर जो है एक शिव मंदिर है, जिसका निर्माण 1061 ईस्वी के आसपास हुआ था। धारावर्ष जो कि एक छिंदक नागवंशी शासक थे, उनके सामंत का नाम था चंद्रादित्य, जिसके द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया है, और इसलिए इनके नाम पर इस मंदिर को चंद्रादित्य मंदिर या चंद्रादित्येश्वर मंदिर भी कहा जाता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, चंद्रादित्य मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका निर्माण धारावर्ष आपको याद रखना है, उनके सामंत चंद्रादित्य ने करवाया था। आपको याद रखना है जो चंद्रादित्य थे ना केवल धारावर्ष के सामंत थे, धारावर्ष की मृत्यु के बाद उनके बेटे सोमेश्वर देव के भी सामंत रहे हैं। क्लियर है। इस मंदिर की बाह्य भित्ति में जो है यानी बाहरी दीवारों पर देवी देवता की मूर्तियां बनी हुई है, जिसमें विष्णु की दशावतार प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, प्रजापति दक्ष की प्रतिमा और कई सारी मैथुन मूर्तियां भी बनी हुई है। यहाँ पर जो है इस मंदिर के प्रांगण में एक संग्रहालय भी बना भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, जहां पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा को भी रखा गया है। ठीक है, तो ये है चंद्रादित्य मंदिर। अगला जो है यहाँ पर गणेश प्रतिमाएं भी हमको बारसूर में प्राप्त हुई है। इसके बारे में जो क्वेश्चन पीएससी के पिछले साल का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो गणेश प्रतिमाएं, एक बड़ी गणेश प्रतिमा, एक छोटी गणेश प्रतिमा, दोनों में अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था। तो बेसिक उनके साइज में अंतर है, और कुछ और अंतर है कि बड़ी मूर्ति की हाइट जो है वो लगभग 8 फीट की है। ठीक है, और जो है इसमें चतुर्भुजी प्रतिमा है, यानी इसमें 4 हाथ है गणेश जी के। ठीक है, वैसे ही छोटी मूर्ति जो है वो 5.5 फीट की है। ठीक है, 5.5 फीट की है, जिनमें जो है छोटे गणेश जी के दाहिने हाथ में जो है सर्प पकड़े हुए हैं वो यहाँ, और वो सर्प जो है वो उनके पेट में लपेटा भी हुआ है, और इस मूर्ति में केवल एक दंत है, यानी गणेश जी की इस प्रतिमा में उनका एक ही दांत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये दोनों ही मूर्ति 12वीं शताब्दी की, बाकी दोनों दिखने में सेम है। जो बेसिक अंतर है वो हाइट का, और जो मैंने ये बताया केवल ये अंतर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है प्री में भी कि गणेश प्रतिमा कहाँ स्थित है या कहाँ पर निम्न में से कौन से क्षेत्र में, क्योंकि जो हमको प्राचीन पुरातात्विक रूप से जो हमको प्रतिमाएं मिली है उसमें ये तो भारत में तीसरे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा है गणेश जी की। इसके अलावा हम्पी कर्नाटक में मिली थी जो सबसे बड़ी है। ये तीसरे नंबर की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा है जो हमको पुरातात्विक रूप से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो है पेदम्मा मंदिर भी जो है, पेदम्बा मंदिर या पेदम्मा मंदिर भी बोलते हैं, ये मंदिर भी बारसूर में ही है प्राप्त हुआ है। तो इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है, कौन बनवाया है, कौन से वंश से संबंधित है, जैसे मैंने बताया छिंदक नागवंश से। मामा भांजा मंदिर कौन से वंश से संबंधित है, गंग वंश से संबंधित है। और ये जो है शिव मंदिर है, ये सब जो है आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया जानने के लिए मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।